हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं अपने चैनल पर काव्य शास्त्र पढ़ा रही हूं और भारतीय काव्य शास्त्र के संबंध में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो है चैनल पर अपलोड कर दी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने वो वीडियोस देख ली होंगी। भारतीय काव्य शास्त्र जैसे कि ये टॉपिक जो है काफ़ी कठिन लगता है कैंडिडेट्स को, तो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाने की इसे कोशिश की है। और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर आपके पाठ्य परीक्षाएं हो तो वहाँ पर भी ये टॉपिक जो है हर जगह पर पूछा जाता है। तो सबसे पहले जब मैंने भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ा है तो भारतीय जितने भी आचार्य थे उन सभी के मत पढ़ाए। फिर उसके बाद हमें काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य प्रयोजन पढ़ाए और उसके बाद फिर मैंने आप सभी के कहने पर मैंने संप्रदाय स्टार्ट किए। जैसे कि भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत 6 संप्रदाय आते हैं। तो पीजीटी एस्टेट में काव्य शास्त्र से लेकर एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने ये कहा था कि आप सारे संप्रदाय पढ़ लेते हैं तो चीज़ें समझने आपके लिए आसान हो जाती हैं और आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो बता देती हूँ कि अलंकार संप्रदाय हमने पूरा कर लिया था और कल की वीडियो से मैंने जो है रस सिद्धांत पढ़ाया था, इसके ऊपर मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ। और जिसने रस सिद्धांत की पहली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो को ज़रूर देख ले। काफ़ी उसे लाइक किया गया है, काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आए हैं, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं अगली वीडियो भी डाल देती हूँ। अब रस सिद्धांत के अंदर ना इसके मैंने पहले ही बता दिया था कि इसकी 3 वीडियो कम से कम बनेगी, क्योंकि रस सिद्धांत से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो रस सिद्धांत कहे चाहे संप्रदाय कहे, बात एक ही है। तो रस सिद्धांत को लेकर सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे वाली वीडियो से आपको जोड़कर चलती हूँ। तो रस सिद्धांत जो है आचार्य भरत मुनि ने दिया था और आचार्य भरत मुनि ने एक रस सूत्र दिया था। ये हमने पढ़ लिया था बिल्कुल अच्छे से, मैंने आपको डिफाइन करके इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि भरत मुनि ने ये रस सूत्र दिया था। और आज की इस वीडियो में पहले ही बता देती हूँ कि बता दिया था वैसे तो मैंने, रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। तो रस सूत्र तो दिया भरत मुनि ने। अब भरत मुनि ने ये रस सूत्र दे दिया था कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। अब भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में ये रस सूत्र तो दे दिया, लेकिन इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ नहीं बताया, संयोगादर्श क्या होता है ये नहीं बताया। तो आगे जो आने वाले आचार्य हैं ना, उनके मन में ये प्रश्न उठा कि निष्पत्ति क्या है। तो निष्पत्ति शब्द को लेकर जो परवर्ती आचार्य हुए उन्होंने अपने अपने मत दिए। और रस निष्पत्ति को लेकर हम मुख्य रूप से 4 आचार्यों के नाम पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम रस के जो व्याख्याता आचार्य हैं उनको पढ़ेंगे। देखो, भरत मुनि ने सिर्फ ये रस सूत्र दिया था अपने नाट्य शास्त्र में नाटक की विधा को लेकर। तो काव्य के अंदर क्या होता है रस निष्पत्ति, इसको लेकर जो बाद के आचार्य आए उन्होंने अपना मत दिया और अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब भरत मुनि ने तो ये कह दी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों को हम संचारी भाव भी कहते हैं, इन सभी के संयोग से ही क्या होता है, रस की निष्पत्ति होता है। दोस्तों, सबसे पहले आप एक बात जान ले, तो ये दे दिया भरत मुनि ने। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि रस का मतलब केवल आप गन्ने का जूस पीते हैं या कोई मीठी चीज़ें खाते हैं चीनी से बनी हुई या चाशनी से बनी हुई और उससे आपको स्वाद आता है, केवल वही रस नहीं है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं काव्य के संदर्भ में। तो काव्य में रस क्या है वो आपको पढ़ना है कि काव्य में, यानी कि जिस पंक्तियों को पढ़कर, जिस काव्य को पढ़कर या जिस रचना को पढ़कर आपको जिस आनंद की प्राप्ति होती है वही यहाँ पर क्या कहलाता है, रस कहलाता है। अब रस पढ़ने से पहले ना कुछ एक भाव होते हैं, मैंने कल की वीडियो में भी बताए थे। स्थायी भावों की संख्या किसी ने 8 मानी है, किसी ने 9 मानी है, तो ये भी हम आज की वीडियो में बातचीत करेंगे। तो भाव सभी के मन में रहते हैं और उपयुक्त परिस्थितियां पाकर ये भाव जागृत हो जाते हैं और मन में जो है एक रस का आविर्भाव होता है। जैसे कि इस बात को देखेंगे कि एक जलेबी की दुकान है, वहाँ पर जलेबी बन रही हैं, आपके मन में क्या आया, उसको देखकर आपके मुंह में पानी आ गया, तो वहाँ पर भी रस है। दूसरी तरीके से किसी रंगमंच पर इसको रामायण का अभी मंच पर रामायण को दर्शाया जा रहा है,
तो राम पात्र का जो रोल है उसे देखकर आपके मन में मतलब कोई ऐसा दृश्य दिखाया गया कि जिसको देखकर, जैसे राम और सीता का मिलन होता है वाटिका में, तो वहाँ श्रृंगार रस है, ठीक है। तो वहाँ रति नामक जो स्थायी भाव, उसको देखकर श्रृंगार रस का क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। दूसरा क्या है, रस जो है ना कई प्रकार के होते हैं, जैसे करुण रस है। आपने कोई दो आदमी है आपस में लड़ रही हैं, चाहे उन दोनों की बराबर गलती हो या ना हो, लेकिन एक आदमी को ज़्यादा पीटा जा रहा है, तो या किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, तो आपके मन में वहाँ पर करुणा का भाव जागृत हो जाता है। और करुणा का भाव जागृत हो जाता है, समझ लो वो भी आपके मन में क्या हुआ, रस हुआ। जैसे या फिर किसी भिखारी को देखते हैं मांगते, दिनहीन अवस्था में है और वो भीख मांग रहा है तो भी आपके मन में रस का आविर्भाव हो सकता है। किसी मांस के कोई टुकड़े पड़े हैं या कोई पक्षी जो है घायल, पक्षी क्या मरा हुआ कोई जानवर पड़ा है जिसके देखकर आपके मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो वो जिगुप्सा का भाव होता है, तो वहाँ पर भी रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। तो कई प्रकार के रस हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इनसे पहले मैं यही बताना चाहती हूँ कि रस कई प्रकार का है, स्थायी भाव जो हर मनुष्य के अंदर है, जो रस रूप में परिणित होते हैं। और रस रूप में परिणित कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी को देखकर आपको घृणा आ गई, किसी को देखकर आपका जो दिल है वो दया दिल हो गया, किसी को देखकर आपका मन में जो है रति नामक भाव उत्पन्न हुआ। तो अलग अलग रस हैं, अलग अलग स्थितियाँ हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, और उनके उत्पन्न होने के लिए अलग अलग कारण हैं। अब इन सभी को हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम निष्पत्ति पढ़ेंगे, केवल यहाँ पर निष्पत्ति पढ़ेंगे कि भरत मुनि ने ये रस सूत्र दिया। और यहाँ पर निष्पत्ति शब्द को लेकर जो हमारे 4 आचार्य थे, 4 आचार्य कौन कौन से थे, आचार्य भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, भट्टनायक, आचार्य अभिनवगुप्त, इनके मन में संयोग और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या इन्होंने की। और इनके मन में ये 2 शब्द थे जिन्होंने इनके मन में जो है इन्होंने सोचने पर इनको मजबूर होना पड़ा कि आचार्य भरत मुनि ने जो ये रस सिद्धांत दिया है, इसमें संयोग क्या शब्द है और निष्पत्ति का मतलब क्या है, और इसकी खोज में लग जाते हैं परवर्ती आचार्य। और मुख्य रूप से हम अपनी किताबों में इन 4 आचार्यों के मतलब समझते हैं कि संयोग को लेकर और निष्पत्ति को लेकर आचार्य भट्टलोलट ने अपने क्या राय दी, आचार्य शंकुक ने क्या, और भट्टनायक ने क्या कहा, और आचार्य अभिनवगुप्त ने क्या कहा। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। और यही 4 आचार्य हैं जिन्होंने रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य के रूप में माने जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि मेरे साथ जो स्टूडेंट हैं वो HPSC के जुड़े हुए हैं, और HPSC के भी हैं, PGT TGT एस्टेट के भी हैं, और हो सकता है कोई स्टूडेंट MA BA के भी हो, तो उन्हें सब्जेक्टिव टाइप का भी मैटर चाहिए होता है। तो इस बुक की जो लाइनें लगी हुई हैं या थोड़ी सी ये गंदी हो रही है, तो इनकी तरफ आप ध्यान ना दें, सिर्फ आप कंटेंट की तरफ ध्यान दें। तो सबसे पहले मैं एक टेबल के माध्यम से आपको समझाऊंगी, फिर इसको हम जल्दी जल्दी इस डिटेल को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो डिटेल को पढ़ लेंगे, तो उसे मैं टेबल के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि जो ऑब्जेक्टिव पेपर दे वो उस क्वेश्चन को देखते ही टिक कर दे। तो सबसे पहले हम उस टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक टेबल से दिखाई दे रही है, तो टेबल्स में आप देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि भरत मुनि के रस सूत्र के प्रख्यात या व्याख्याकार या उन पर प्रभाव डालने वाले दर्शन और उनकी व्याख्याएं। यहाँ पर दर्शन भी बता रखा है, दर्शन को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताए थे कि 4 आचार्य हैं भट्टलोलट। तो भट्टलोलट का जो दर्शन था वो मीमांसा पर आधारित है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चारों के नाम याद रख लेने हैं कि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य कौन कौन हैं। तो भट्टलोलट, श्री शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। दूसरा प्रश्न आपको क्या याद करना है कि इनके दर्शन किस दर्शन पर आधारित है इनका मत। तो भट्टलोलट का मीमांसा दर्शन पर आधारित है, श्री शंकुक का न्याय दर्शन पर आधारित है, भट्टनायक का जो मत है वो सांख्य दर्शन पर आधारित है, और अभिनव गुप्त का जो मत है वो शैव पर आधारित है। तो ये चारों दर्शन आपको सबसे पहले याद रखने हैं। सब एक प्रश्न आपका यही बन जाता है कि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य कौन से हैं, तो ये 4 हैं। इनके दर्शन कौन कौन से हैं, तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है कि भट्टलोलट का मीमांसा
और अगर आपको याद नहीं रहता है तो लोलट में भी 2-3 लय आ रही हैं और मीमांसा में भी 2 में आ रही हैं। इस तरीके से थोड़ी सी आप ट्रिक बना लें। भट्टनायक में सांख्या है, अभिनव गुप्त में शैव है और श्री शंकु का न्याय है। ठीक है, तो ये चारों बातें आपने याद कर ली होंगी। अब इन्होंने क्या व्याख्या की, अब व्याख्या क्या की आचार्य भट्टलोलट ने, तो उत्पत्तिवाद, इन्होंने क्या कहा, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा। अभी आपको ये शब्द समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। इन्होंने ये कहा, भट्टलोलट का जो मीमांसा दर्शन पर आधारित जो मत है, इन्होंने संयोग का मतलब तो संबंध समझा, संयोग का मतलब तो क्या समझा, संबंध, और निष्पत्ति का मतलब इन्होंने क्या बताया कि उत्पत्ति होती है, यानी कि रस की जो उत्पत्ति है वो किसके संबंध से होती है और किसके अंदर रस की उत्पत्ति होती है, यानी कि रस को आस्वाद कौन करता है। ठीक है, रस उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब होता है किसी चीज कहाँ से निकल कर आई, तो रस की उत्पत्ति कहाँ से होती है और किस संबंध से होती है, किस चीज के संयोग से रस का जो है प्रादुर्भाव होता है, और निष्पत्ति यानी कि उत्पत्ति कहा इन्होंने। ठीक है, तो इसलिए उत्पत्ति का मतलब ये है कि आरोप भी कह देते हैं। और अब आरोपवाद शब्द क्यों लिया, देखो इसको यहाँ से समझेंगे। इसमें आप पढ़ेंगे भट्टलोलट का जो मत है कि यहाँ पर रस की जो उत्पत्ति है वो अनुकार्य के अंदर होती है। 4 शब्द आपको समझने पड़ेंगे रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य अगर आप पढ़ रही हैं, एक अनुकार्य, एक अनुकर्ता, एक दर्शक और एक सहृदय। ये 4 शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भट्टलोलट का कहना है कि उत्पादे उत्पादक, गम्य गम्यक, पोषे पोषक, इस भाव का जब संबंध होता है तो रस की उत्पत्ति होती है अनुकार्य के अंदर। अब अनुकारी का मतलब है वास्तविक राम आदि में, यानी कि देखो एक रंगमंच है, यहाँ पर रामायण नामक नाटक दर्शाया जा रहा है और यहाँ पर कोई पात्र है, मैं अब चारों बात यहीं पर समझा दूंगी। किसी ने राम का रोल कर रखा है, उसे हम अभिनेता कहेंगे, और किसी ने सीता का कर रखा है, कोई रावण का किरदार निभा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वास्तविक राम भी हैं, कहीं ना कहीं वास्तविक सीता भी है। तो जो वास्तविक ऐतिहासिक और पौराणिक पात्र होते हैं उन्हें तो हम अनुकार्य कहते हैं, समझ गए होंगे आप। और उसका जो रोल निभा रहा है जो अभिनेता है, यानी कि जैसे कि सीता का जब हम रामायण देखते हैं तो सीता का जो किरदार है दीपिका चिल्खिया ने निभाया, तो दीपिका चिल्खिया यहाँ पर अनुकर्ता है, अभिनेता है, समझ गए होंगे आप। उसी तरीके से जिसने राम का रोल निभाया था, तो वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उसका क्या नाम था, जिसके लोग रास्ते में चलते चलते भी जिसको राम समझकर प्रणाम करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे, जैसे कि रंगमंच पर मैं बता रही हूँ कि रामायण का किरदार निभाया जा रहा है। तो जो वास्तव में ऐतिहासिक या कोई पौराणिक पात्र है, जैसे कि पौराणिक कोई इतिहास का भी पात्र हो सकता है, जैसे अब मैं रामायण का एग्जाम्पल दे रही हूँ तो ये रामायण का पौराणिक पात्र है। तो जो वास्तविक राम और सीता थे उनको अनुकार्य कहा गया है, और उन ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों में ही रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। लेकिन रस की उत्पत्ति उत्पाद्य और उत्पादक, गम्य और गम्यक, पोषे और पोषक भाव के संबंध को लेकर होती है। अब मुझे पता है कि आप सभी के मन में इन 3 चीज़ों को लेकर भी प्रश्न उठ रहा होगा कि अब मैम इसका मतलब भी बताई, तो आप समझ गए होंगे कि भट्टलोलट ने ये कहा, क्योंकि हमारा प्रश्न यहाँ पर निष्पत्ति का है कि उन्होंने रस सूत्र तो दे दिया भरत मुनि ने, लेकिन आगे आने वाले आचार्यों के मन में ये प्रश्न उठा कि निष्पत्ति क्या है, यानी कि रस की उत्पत्ति कहाँ पर होती है। तो इसमें क्या कहा कि भट्टलोलट ने ये कहा कि जो वास्तव में ऐतिहासिक और पौराणिक पात्र हैं या अनुकार्य के हृदय में या अनुकार्य में रस की उत्पत्ति होती है। अब अनुकार्य मैंने आपको समझा दिया कि अनुकार्य कौन है, वो ऐतिहासिक और पौराणिक पात्र, उसी में क्या होता है, रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि उसमें जो दर्शक हैं वो आरोप कर लेते हैं, राम और सीता का आरोप लगा देते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आरोपवाद भी कहते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप उत्पाद्य और उत्पादक का संबंध समझेंगे। जैसे कि किसी लेखक ने कोई पंक्ति लिखी, कोई भी पंक्तियाँ लिखी, तो जो पंक्ति लिखी उसे उत्पादक कहेंगे। जो पंक्ति लिखी जा रही है और उस पंक्ति से क्या कुछ बात, विषय वस्तु निकल कर आई,
उसे हम उत्पाद्य कहेंगे। तो दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे। जो कुछ लिखा और लिखने के बाद उसकी जो विषय वस्तु बनी उसे हम उत्पाद्य कहते हैं। और इनका जब संबंध होता है तो क्या होता है, इनके संयोग से क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है। जब तक कोई कुछ चीज़ लिखी ही नहीं जाएगी तो रस का जो संयोग है वो कैसे होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसानी से मैंने इसे समझाने की कोशिश की है। अब दूसरे पर चलते हैं। दूसरा जो व्याख्याता आचार्य है वो आचार्य शंकुक है और न्याय दर्शन पर आधारित है इनका मत। और इनका मत है कि अनुमितिवाद कहकर इन्होंने रस सूत्र की निष्पत्ति शब्द की व्याख्या की। तो इनका जो व्याख्या है या इनका जो सिद्धांत है वो अनुमितिवाद है। और भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद था। मैंने दोनों का आपको मतलब समझाया। तो अनुमिति जो शब्द है वो अनुमान से बना है। अब हम अनुमान कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आचार्य श्री शंकुक का कहना है कि जब भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का जब संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। ये बात कही आचार्य भरत मुनि ने। लेकिन इन्होंने ये कहा कि निष्पत्ति शब्द क्या है और संयोग शब्द क्या है। तो आचार्य शंकुक के अनुसार संयोग जो है अनुमान है और जो निष्पत्ति है वो अनुमिति है। ठीक है। और अनुमिति हम किस में करते हैं, अनुमान हम किस में लगाते हैं, अनुकर्ता के अंदर। और यहाँ पर अनुकर्ता कौन है, मैंने अभी बताया था कि जैसे रंगमंच है और रंगमंच पर दीपिका चिल्खिया खड़ी है, सीता के वेशभूषा पहन रखी है। और सीता कौन, यहाँ पर दीपिका चिल्खिया एक अभिनेता है और वो अभिनेता जो है उसी के अंदर हम अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर उसी के अनुमान में वहीं पर रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि इसके अंदर ही हम अनुमान कर लेते कि वास्तविक सीता यही है, दीपिका चिल्खिया ही। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर अनुकर्ता के अंदर क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है। और यहाँ पर अनुकार्य के अंदर रस की निष्पत्ति होती है। और अनुकार्य मैंने क्या बताया था, कोई भी ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र, उसी के अंदर रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन यहाँ पर आचार्य शंकुक ने कहा कि अनुकर्ता के अंदर रस की निष्पत्ति होती है। और आचार्य भट्टनायक ने कहा कि दर्शक के अंदर रस की निष्पत्ति होती है। और अभिनव गुप्त ने कहा कि सामाजिक जो सहृदय व्यक्ति है उसी के अंदर रस की निष्पत्ति होती है। तो ये चार बातें आपको याद रखना। सहृदय मैंने कल की वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया था, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। अब रंगमंच पर कोई नाटक अभिनीत किया जा रहा है तो यहाँ पर कोई दर्शक भी बैठे हैं। तो यहाँ पर आचार्य भट्टनायक का कहना है कि दर्शक के जो मन में है, दर्शकों के मन में रस की निष्पत्ति होती है, दर्शकों के अंदर रस की निष्पत्ति होती है। और काफ़ी ये जो मत है आचार्य भट्टनायक का, ये मान्य भी है। ठीक है। तो आचार्य श्री शंकुक का क्या हुआ, अनुमितिवाद इन्होंने व्याख्या दी, सिद्धांत दिया। और संयोग किसका माना, अनुमान का माना। और निष्पत्ति को क्या कहा इन्होंने, अनुमिति कहा, जैसे कि यहीं से पता चल रहा है। और रस की अवस्थिति या रस की निष्पत्ति किसके अंदर होती है, अनुकर्ता के अंदर, अभिनेता के अंदर। यानी कि जो भी रंगमंच पर आप देख रही हैं, जो जिसका किरदार निभा रहा है, उस अभिनेता के अंदर रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। तो समझ रहे होंगे ना आप अच्छे से। शायद वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब भट्टनायक का जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। पीजीटी स्टेट वाले बच्चे इस टेबल को बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। तो इन्होंने क्या व्याख्या दी कि भुक्तिवाद, इनका जो सिद्धांत है, इनका जो मत है रस सूत्र की व्याख्या को लेकर, तो वो भुक्तिवाद है। आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद है। आचार्य भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है। अब भक्तिवाद या भोगवाद, तो भोग, आप जिन चीज़ों का हम आस्वाद, जिन चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं वही भोग कहलाता है या भुक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है। तो आचार्य भट्टनायक ने क्या कहा, विभावन, मैं इनका मतलब भी आपको मैंने शायद बता दिया है। यही गम्य और गमक का है। यानी कि किसी चीज़ को जब इसके काव्य के हिसाब से अगर इनका मतलब देखें कि किसी काव्य को बहुत ज़्यादा रमणीय बनाना, और पोषक जो चीज़ें हमारा पोषण करती हैं और उससे जो पोषक, तो इसको काव्य के संदर्भ में आपको लेना है। जैसे कि मैंने उत्पाद और उत्पादक को लेकर समझाया था, सेम इसी प्रकार से इनका अर्थ भी आपको लेकर चलना है। देखो यहाँ पर भट्टनायक का आता है विभावन, तो भोजे भोजक भाव।
ठीक है। इन्होंने क्या कहा, संयोग किसका होता है, विभावन का या भोजे भोजक भाव का आप कह सकते हैं। निष्पत्ति किसकी होती है, भुक्ति की होती है। अब भुक्ति का मतलब अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ भुक्ति का मतलब भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कहा कि जो रस की निष्पत्ति है वो दर्शक के हृदय में होती है। आगे अभिनव गुप्त शैव दर्शन पर आधारित है। अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्ति, अब जैसे मैं आप सबके सामने बोल रही हूँ तो ये मेरी अभिव्यक्ति है। ऐसे ही आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा कि ये जो संसार है ये आचार्य भगवान शिव की अभिव्यक्ति है। इन्होंने भगवान शिव ने ही इस दुनिया को बनाया है। तो ये भक्तिवाद है। अभिव्यंजना, इस किसके संयोग से, अभिव्यंजना के संयोग से, जिसे यहाँ पर इन्होंने व्यंजय व्यंजक कहा। व्यंजय और व्यंजक, तो व्यंग्य नामक शब्द से ये बना है व्यंग्य, व्यंग्य। और व्यंग्य का मतलब कटाक्ष या आलोचना या कोई वक्रता या कोई कथन से आप ले सकते हैं। और व्यंजक उसे निकालने वाला जो विषय वस्तु है वो व्यंजक होगा आपका। इसका मतलब भी आप इसी प्रकार से समझे। और अभिव्यक्ति होती है रस की निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब इन्होंने क्या कहा, अभिव्यक्ति कहा। मतलब जैसे जहाँ पर भरत मुनि ने निष्पत्ति शब्द प्रयोग किया तो अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति शब्द प्रयोग किया, भट्टनायक ने भुक्ति शब्द प्रयोग किया और श्री शंकुक ने अनुमिति शब्द प्रयोग किया। और अभिनव गुप्त ने कहा कि जो सामाजिक में सामाजिक सहृदय व्यक्ति जो है उसके हृदय में रस की निष्पत्ति होती है। अब सहृदय यहाँ पर कौन होता है एक बार फिर से बता देती हूँ कि इन्होंने ये कहा कि सत्य के उद्रेक से रस की निष्पत्ति होती है। सत्य के उद्रेक मतलब जब सत्य भाव मन में उजागर होता है तो रस की उत्पत्ति होती है। अब देखो सत्य कौन आदमी बोलेगा, जब इन सांसारिक प्रवृत्तियों से वो हट चुका होगा, उसके मन में अहंकार भाव बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। यानी कि ये दुनिया जो है 3 गुणों पर टिकी हुई है, सत्य रज और तम, सत्य रज और तम। ठीक है, तीनों का मतलब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। जब इन दोनों का शमन हो जाता है यानी कि दमन हो जाता है, ये दोनों दब जाते हैं, मनुष्य के मन से बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, केवल सत्य रहता है, तो ही क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है। और ऐसी बात कही किसने, सहृदय व्यक्ति के मन में सत्य की उत्पत्ति होती है। और ऐसे कथन कहा अभिनव गुप्त ने। ठीक है, यहाँ पर एक पंक्ति और दी गई है, अनुकार्य और अनुकर्ता काव्य शास्त्र की परिभाषिक शब्दावली है। और इनकी कोई आप एग्जैक्ट कहीं मीनिंग देखेंगे तो हो सकता है आपको कोई इधर उधर भी मिल जाए थोड़ा बहुत, लेकिन ये पारिभाषिक शब्दावली है। अनुकारी से तात्पर्य उस पौराणिक ऐतिहासिक चरित्र से है जिसका अभिनय किया जा रहा है, और अनुकर्ता अभिनेता को कहते हैं। यही बात मैंने आपको बताया। और दर्शक का मतलब आप सभी समझ रहे हैं जो वहां पर देख रहे हैं, और सहृदय का मतलब भी मैंने आपको अभी समझाया। तो उम्मीद करती हूँ कि इस टेबल से आपको रस सूत्र के जो व्याख्याता आचार्य हैं उनका मत बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात जो सब्जेक्टिव पेपर में लिखने की आएगी, तो जो बात मैंने आपको बोलकर बताई है, आपका 10 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। अगर पीजीटी के तरीके से देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 10 नंबर का आने की संभावना है। अगर आप 10 नंबर के अगर ये क्वेश्चन आता है और ये टेबल बनाकर और जो मैंने कल की वीडियो में बताए थे उन बातों के साथ आप लिखते हैं, 10 मिनट में आपको इतना ही समय मिलेगा, इतना ही आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। मेरा काफ़ी अनुभव है HPSC का सब्जेक्टिव पेपर देने का भी, तो इतना ही आप लिख पाएंगे। और जो मैं आपको बोलकर या समझ कर बता रही हूँ आप उसे लिख देना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल से और दिखा देती हूँ। तो दोस्तों ये हैं रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य, और आप यहाँ से देख सकते हैं ये सारी बातें मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब अगर आप पढ़ेंगे भट्टलोलट का मत, तो देखो आपको लिखना किस प्रकार से, आप ऐसे लिख सकते हैं। भट्टलोलट का मत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। वो मैंने टेबल इसलिए दे दी कि आपके नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी। उनके अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति तथा संयोग का अर्थ है उत्पाद्य उत्पादक, गम्य गमक या पोषे पोषक संबंध। अगर मैं आपको टेबल नहीं दिखाती तो हो सकता है इन चीज़ों को देखकर आपका मन पढ़ने का ना करता और आप इतने अच्छे से कंटेंट को ना समझ पाते, तो मैंने पहले इसलिए आपको टेबल दिखाई है। वे रस की, अब आचार्य जो भट्टलोलट है वे रस की स्थिति अनुकारी यानी कि मूल पात्र में मानते हैं। अब मूल पात्र कौन है, मान लो रामायण का ही यहाँ पर नाटक दिखाया जा रहा, तो मूल पात्र जो वास्तव में राम थे, जो दशरथ के पुत्र थे,
तो बटलोलट का मानना है कि जो मूल पात्र है उसके अंदर ही रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। दर्शक अभिनेताओं पर क्या कर लेते हैं, मूल पात्रों का आरोप कर लेता है। यानी कि जो दीपिका चिल्खिया जो अभिनेता है, जो सीता का किरदार निभा रही है, उसी को वास्तविक सीता मान लेते हैं। इसलिए इनका मत क्या है, आरोपवाद कहा जाता है। उसी दीपिका चिल्खिया पर ही ये सीता का आरोप कर देते हैं और उसी को ही वास्तव में सीता मान लेते हैं। तो समझ गए होंगे आप। आचार्य शंकु का मत है अनुमितिवाद कहा जाता है, जिन्होंने चित्रतुरंग न्याय के आधार पर रस निष्पत्ति की। अनुमिति का मतलब अनुमान, जैसे कि चित्रतुरंग का मतलब है कि किसी घोड़े के चित्रतुरंग न्याय, जैसे कि घोड़े के चित्र को देखकर क्या कहा कि हाँ ये घोड़ा है, ठीक है, उसको घोड़ा मान लिया। तो इसी प्रकार से इन्होंने कुछ ऐसा ही कहा, चित्रतुरंग न्याय के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करी। इस शब्द को आपको ध्यान रखना है कि चित्रतुरंग न्याय के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की, आचार्य शंकुक ने की। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। और उसके बाद है, जैसे चित्र में बने तुरंग, तुरंग का मतलब घोड़े को देखकर हम उसे घोड़ा मान लेते हैं, उसी प्रकार दर्शक जो है नट में राम आदि की प्रतीति कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं, और फिर उसमें रति आदि भावों का भी अनुमान कर लेते हैं। इस विलक्षण अनुमान को कला प्रतीति कहा जाता है। शंकु के अनुसार संयोग का अर्थ है अनुमान और निष्पत्ति का अर्थ है अनुमिति। यही मैंने आपको बताया था। और मैं हमेशा जो कंटेंट लेकर आती हूँ वो डिटेल से लेकर आती हूँ, ताकि बच्चे के अंदर अपने खुद के भाव बने, खुद की समझ बने, खुद उस पर कुछ बोल पाए। ठीक है, अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आप कुछ बोलने लायक भी जरूर होंगे। भट्टनायक के मत को क्या तीसरा आता है, भट्टनायक और भट्टनायक के मत को भुक्तिवाद कहा जाता है। रस निष्पत्ति में इनका सबसे बड़ा योगदान साधारणीकरण का है। साधारण, जो बिल्कुल साधारण हो जाता है हृदय से, भावगत व्यापार को वे साधारणीकरण कहते हैं। इस व्यापार से विभाववादी अपने पराये की भावना से मुक्त होकर सामान्यकृत हो जाता है। मैंने आपको बताया था कोई भी आदमी साधारण जब होगा जब उसके अंदर सत्य का उद्रेक होगा, यानी कि तमोगुण और रजोगुण का बिल्कुल दमन हो जाएगा। दमन हो जाएगा तो वो अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाएगा और सत्य का उद्रेक होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ये सारी लाइनें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। संयोग का अर्थ है भोज्य भोजक संबंध और निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति। चाहे किसी भी बुक को आप उठा लीजिएगा, यहीं से कट कॉपी पेस्ट होकर जाता है। ठीक है, आचार्य अभिनव गुप्त का मत है अव्यक्तिवाद, और ये रस को क्या मानते हैं, व्यंजना का व्यापार मानते। ये शब्द आपको याद रखना है। और व्यंजना का मतलब देखो कितने आसानी से समझाया इन्होंने। जैसे जल के छींटे देने से मिट्टी में व्याप्त गंध व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदय में वासना रूप से, यानी कि वासना के रूप से सारे जो भाव है हमारे मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो निरंतर विद्यमान स्थायी भाव विभाववादी के संयोग से अभिव्यक्त हो जाते हैं। समझ गए। रस की सत्ता आत्मगत मानते हैं। रस हृदय सामाजिक के हृदय में व्याप्त होता है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं उस टेबल में। तो यहाँ पर निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अभिव्यक्ति कहा और संयोग का अर्थ व्यंजक कहा। इसका मतलब भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखो, रस संप्रदाय के समर्थक आचार्यों में भरत मुनि, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, पंडित राज, जगन्नाथ, भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, भट्टनायक आदि के नाम लिए जा सकते हैं। अब रस काव्य की आत्मा है, इसके लिए हमें एक अलग से ही वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये HPSC वालों के इम्पोर्टेंट हो सकती है। अब कल की वीडियो में फिर हम देखो इस सब को थोड़ा सा आपकी समझ के लिए पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम रस के अवयव करेंगे। काफ़ी सारा है, रस कितना है, रस क्या है, ये वाली वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। फिर हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हम देखो कल की वीडियो में करेंगे। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ से स्थायी भाव वगैरह, ये रस के अवयव, ये हम कल की वीडियो में करेंगे। आज मैंने रस के व्याख्याता आचार्य करवा दिए हैं, और जो अभी मैं आपको बीच में कंटेंट दिखा रही थी, जो रस के व्याख्याता आचार्य और रस के अवयव के बीच में जो अभी मैंने कंटेंट दिखाई, वो उन बच्चों के लिए जिनके सब्जेक्टिव पेपर होगा। लेकिन जो PGT स्टेट की तैयारी कर रहा है वो इन 2 पेजेस से अपनी समझ बना सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके बताएं, बुरी लगी हो तो भी बता देना। ठीक है भाई, अपने आप के अंदर जो है थोड़ा बहुत सुधार कर लेंगे। साथ ही दोस्तों, SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल के नाम से, SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है।
तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें सर्च करके। और दूसरा जो मैंने आप लोगों के कहने से बनाया है SY हिंदी प्लेटफॉर्म ग्रुप के नाम से, तो ये ग्रुप है। तो यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है, आपके जो क्वेश्चंस है, या क्वेश्चंस मतलब आपके जो आपसे मुझे पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ मैंने कम्युनिटी पर इसका लिंक डाल रखा है, उस लिंक से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या जो मेरे ये वाला चैनल है SY हिंदी प्लेटफॉर्म, इस पर भी मैंने इसका लिंक डाला हुआ है, तो इससे भी आप ज्वाइन कर लेना। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी, इससे पहले वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस चैनल का ग्रुप का लिंक है। तो धन्यवाद दोस्तों।